गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में कनाडा स्पाउस वीज़ा के बारे में बात करेंगे, जो बहुत सारे बंदे कमेंट सेक्शन में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते रहते कि स्पाउस वीज़ा के बारे में कुछ बताओ। काफ़ी हद तक लोगों को ढूंढने के बाद मुझे मैम मिले जो स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं, तो इनसे आज के वीडियो में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनका प्रोसेस इंडिया में किस तरीके का था, प्लस कौन से एजेंट से करवाया था, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे ताकि जो भी बंदे आ रहे हो उनको एक आइडिया लगे। एंड एट द एंड आपको मैं फ़ीस भी बताऊँगा, टोटल कितनी फ़ीस होती है स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे आने की। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैम को बोलूँगा इंट्रोडक्शन देने के लिए। Thank you, Jay, for calling me. All right, so let us not waste time and tell you. My name is Akanksha. So I came here on spouse visa because my husband who came in 2019, वो 2019 में आए थे, वो as a PR आए थे। और फिर after a year because कोविड बीच में आ गया था, तो 2021 अप्रैल we got married. अप्रैल 2021 में शादी होने के बाद दो महीने हमें लगे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, एंड देन अगस्त 2021 में हमने अपना स्पाउसल वीज़ा एप्लीकेशन दिया। तो वो टाइम पे आप इंडिया में क्या करते थे, लाइक इंडिया में आपका बैकग्राउंड? ओके, सो इंडिया में आई वाज अ टीचर बैक देन, ELS, English as a second language teacher. I was supposed to give online sessions and sessions on DTH TV also associated with NCRTs. ओके। और आपके हस्बैंड यहाँ पे कनाडा में क्या करते थे वो टाइम पे जब आए थे? तो जब वो आए थे, ओके, जब प्रोसेस स्टार्ट करने वाला था, मतलब वो टाइम? ओके, सो ही वाज वर्किंग, वो वर्क करते थे तब वहाँ पे, तब वो किसी और कंपनी में वर्क करते थे। बट एज आई टोल्ड यू, स्पाउस को आपको अगर स्पॉन्सर करना है तो आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें से सबसे ऊपर ये आता है कि जो स्पॉन्सर है, इसका मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर करा और मैं हूँ जिसे वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आई बिकम दी प्रिंसिपल एप्लीकेंट। ये दो टर्म्स हैं जो आप बार बार एनकाउंटर करो। तो अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज नीडेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले होना चाहिए कि जो स्पॉन्सर है वो एलिजिबल है प्रिंसिपल एप्लीकेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। तो फाइनेंशियल्स एंड ये सब दिखाना पड़ता है? यस। ओके, तो सबसे पहले आपने कौन से कंसल्टेंट को अप्रोच किया था, एंड देन आपका प्रोसेस में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं? श्योर, डेफिनेटली। तो हमने कैनेडियन बेस्ड एजेंट को हायर करा था, कैम्बल कोहेन, कनाडा वीज़ा, वेल नोन है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा लगा था आपका? ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, सेट ऑफ फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो स्पॉन्सर और प्रिंसिपल एप्लीकेंट को एक साथ भरने होते हैं टुगेदर। कुछ सेट ऑफ फॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ स्पॉन्सर को भरने होते हैं, और कुछ सेट ऑफ फॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल एप्लीकेंट को भरने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो फॉर्म्स जो साथ में भरने दोनों को भरने होते हैं। सबसे पहला होता है IIM 5532, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज आपको यहाँ पे अपना रिलेशनशिप नरेट करना है। आपको कन्विंस करना है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, आपकी जो शादी है वो जेन्युइन है, वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। क्योंकि और एंड वन मोर थिंग, IRCC ये समझता है कि इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो वो इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ लव मैरिज हुई है तो आपको वो करेंगे, ऐसा नहीं है। दे अंडरस्टैंड कि लोगों की अरेंज मैरिजेस होती हैं। और एक और चीज़ गाइस, ये प्रोसेस के अंदर ना ऑनेस्टी रखना, बिकॉज वो आपको पता लगेगा धीरे धीरे किस बात का है। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ वो लोग को लगा ना, तो वैसे भी 2-2 साल लगते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे आना। सो मेक श्योर आप पहले से ही क्लियर आउट चीज़ें रखते हो एंड सारा कुछ उनको दे देते हो। बाकी मैम कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि हमने सब ऑनेस्टली उन्हें बताया, तभी हमारी PR की फाइल, कैन आई टेल? सो इट्स लाइक 1 year and 2 months में हमारे हाथ के अंदर हमारा वीज़ा था। इसके अंदर हमने हमारे बेटे को भी ऐड कराया था, तो वो 2 PR की फाइल्स थी। मैम का बेबी भी है जो बहुत छोटा है अभी, बट वो भी इनके साथ यहाँ पे आया है, तो उनके उसके भी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी पता लगेगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट होता है, अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उनका भी एक कंसेंट देना होता है कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जनरल फॉर्म। नेक्स्ट ऐसा फॉर्म, अब उन फॉर्म्स की बात करते हैं जो स्पॉन्सर भरता है, जो मेरे हस्बैंड ने फिल करे। तो सबसे पहला तो है बेसिक इंटेंशन की वो मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो मेरे हस्बैंड मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है? यस, ठीक है। और बेसिक डिटेल्स आपको नहीं, वो फॉर्म होता है, उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। ओके। नेक्स्ट होता है वो फॉर्म्स जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स को भरने होते हैं, यानी जो फॉर्म मैंने भरे। सबसे पहला है इंटेंशन टू बी स्पॉन्सर्ड, कि मैं स्पॉन्सर होना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज मेरी पिछले 10 साल की ट्रैवल हिस्ट्री, दैट इज
IIM 0008। तो मुझे मेरी पिछले 10 साल की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है। आपको जितने भी फॉर्म्स है गाइस वो सारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो भी लिस्ट आएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिस्ट दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट सुनते रहो, आपको एक्जैक्टली करना क्या है वो फॉर्म से, वो मैम आपको बताते रहेंगे। देन नेक्स्ट फॉर्म इज एडिशनल फैमिली मेंबर्स के लिए, मतलब प्रिंसिपल एप्लीकेंट के मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सपोज आपके फादर क्या करते थे, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो क्या करते हैं, उनकी ईमेल आईडी, सब कुछ। मतलब ओके। यस। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रैवल हिस्ट्री। ये एक अलग फॉर्म है जिसके अंदर आपने कहाँ, मैंने प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने कहाँ कहाँ वर्क करा, मैं सिंस आई वाज अ टीचर तो मैंने किस स्कूल में वर्क करा, मेरी क्या डेजिग्नेशन थी, मैं वहाँ कितना कमाती थी, एवरीथिंग। एम्प्लॉयमेंट एंड देन एजुकेशन, सिंस आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंग्लिश, आई हैव डन माय बैचलर्स इन एजुकेशन, आई हैव डन माय मास्टर्स, तो वो सब मुझे इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी पड़ी, माय ईयर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज लेट अस कम टू दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं? सबसे पहले वेरी ऑब्वियस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, आपका पासपोर्ट हो गया, और इंडिया में रह के जो मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं आप, मैंने अपना पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था, ये सब सारे दिए थे। यस, दिए थे। उसके बाद आपका, मेरे हस्बैंड का स्टेटस डॉक्यूमेंट, मतलब उनका PR कार्ड, उनका SIN नंबर, ये सब देना पड़ता है। मूविंग ऑन, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट। तो स्पॉन्सर को अपना एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहला आपका ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर, एंड देन एम्प्लॉयमेंट लेटर डिटेल, जिसके अंदर बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट कब थे, वीकली आवर्स क्या है, वीकली पे क्या है, सैलरी स्लिप देनी पड़ेंगे पिछले 6 महीने के। ऑलराइट। नेक्स्ट है CRA पे अकाउंट होना चाहिए स्पॉन्सर का, और टैक्स रिटर्न फाइल करे होने चाहिए। अगर करे हैं तो बहुत बढ़िया, आपको शो करना पड़ेगा, अगर नहीं किए हैं तो एक डिटेल लेटर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिए। ओके। एंड देन वील टॉक अबाउट दी बैंक स्टेटमेंट्स। यस, बैंक स्टेटमेंट्स शो करनी पड़ेगी कि आप एलिजिबल हो भी, या आप जो जिसको स्पॉन्सर कर रहे हो अपने प्रिंसिपल एप्लीकेंट को, क्या आप उसका खर्चा उठा पाओगे जब वो आपके पास आएंगे, इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा। देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपीज, अगर स्पाउस ने और प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स ने कहीं घूमने गए हैं साथ में, शादी से पहले भी या शादी के बाद भी, तो आपको अपने बोर्डिंग पास, टिकट्स एंड पासपोर्ट की कॉपीज लगानी पड़ेंगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया घूमने आउट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं, खाली आउट ऑफ इंडिया गए तो भी दिखानी पड़ेगी। मतलब सब कुछ दिखाना है। यस, अगर आप इंडिया में भी जाते हैं तो भी। नेक्स्ट इज PCC, दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यस, PCC मैंने अपना दिया था क्योंकि मैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूँ, तो मुझे अपना कराना पड़ेगा। PCC कराने के लिए आई थिंक प्रोसेस इज वेरी इजी, एवरीबडी नोज अबाउट इट, लेट्स नॉट गो ओवर देयर। PCC करवाना देना पड़ेगा अपना। एंड नेक्स्ट इज मैरिज सर्टिफिकेट। हमारी शादी हुई थी तो हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिया था। लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है और उन्हें शक होता है तो आपकी फाइल लटक गई। तो आई हैव ऑनेस्टली सीन जिनके 2-2, 3-3 साल से स्पाउसल वीजा नहीं आए हैं। वैसे भी टाइम लग रहा है, सो अगर और भी आप बीच में कुछ झोल करोगे तो टाइम और लगेगा, बिकॉज पता लग जाता है एट द एंड वो लोग को, क्योंकि कम्युनिकेशन होने में 1 से 2 महीने लगते हैं IRCC में। नंबर 1, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपको चाहिए कॉन्टैक्ट जो आपका स्पॉन्सर का और प्रिंसिपल एप्लीकेंट का हुआ, आई विल कॉल इट PA। तो स्पॉन्सर और PA का जो कॉन्टैक्ट होता था। अब कॉन्टैक्ट कैसे होता था? फोन पे बात होती थी तो उस कॉल रिकॉर्ड, जो कॉल ड्यूरेशन होती है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। टेक्स्ट पे बात होती है तो टेक्स्ट पे डेट के साथ जो बात होती है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि आप कांटेक्ट में थे। तो हमने क्या किया, हमने अपनी शादी से पहले की भी चैट्स लगाई थी व्हाट्सएप को स्क्रीनशॉट करके डेट वाइज। एक पेज के ऊपर हमने एक PDF बना, उस PDF में हमने एक पेज पे 4 स्क्रीनशॉट पेस्ट करे एंड देन ऐसे हमने पूरी एक फाइल बनाई जिसमें हमने ये बताया कि इस डेट पे हमने ये बात करी, इस डेट पे हमने ये बात करी। ऑब्वियसली पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, दे अंडरस्टैंड दिस, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप ईमेल पे बात करते हैं तो वो भी, टेक्स्ट मैसेज पे करते हैं तो वो भी, जहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है यू हैव टू प्रूव दैट। एंड सोशल मीडिया पे आप दोनों एडेड होने चाहिए। ओके, लाइक मतलब बेसिकली एक दूसरे को एज अ फ्रेंड फॉलो करने चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
ऐसा लोग कहते हैं कि IRCC आपका सोशल मीडिया भी चेक करता है। अगर आप जिसको स्पाउस वीज़ा पे आप बुला रहे हो उसके साथ आप कितना कांटेक्ट में हो। नेक्स्ट इज हमारे केस में एक बेबी था। सो व्हेन आई वाज कमिंग टू कनाडा वो बेबी बड़ा हो गया था, 12 मंथ्स का था जब हम आए, 11 मंथ्स का था जब हम आए यहाँ पे। तो हमने उसकी भी PR की फाइल लगाई। तो पहले मेरी PR की फाइल लगी, देन मेरे बेटे की लगी। सो द होल प्रोसेस इट टुक 1 year and 2 months फॉर अस, बट ये बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। तो बेटे को भी मेडिकल कराना पड़ा था? यस। जब हमने अप्लाई करा तो आई टेल यू, हमने अगस्त 2021 में अपनी फाइल लगाई थी PR की, स्पाउसल वीज़ा की। अगस्त 2021 के बाद फाइल लगाने के बाद एक AOR होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, मतलब IRCC को हमारी फाइल मिल गई है, वो आने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं। ओके। यस। और अगर आपके पास वो AOR नंबर नहीं है तो आप किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सबसे द बेसिक थिंग आपको अपनी फाइल के बारे में पता करना है कि मेरा स्टेटस क्या है फाइल का, या कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम तो नहीं पड़ गए, मुझे और तो नहीं देने हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास एक फाइल नंबर ना हो और एक AOR ना हो। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो वो करते हैं कि उन्होंने रिसीव कर लिया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग जिसे हम कहते हैं। एंड यस, सो आई वाज टेलिंग यू, हमारे पास वो AOR आया। एंड देन उसके बाद नवंबर 2021 में ही मेरे पास बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आ गई थी और मेडिकल की आ गई थी। यूजुअली ये दोनों साथ में ही आती हैं। ओके। एंड देन मैंने दिसंबर 2021 में अपना मेडिकल और बायोमेट्रिक्स दोनों दिया, क्योंकि वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ यू, जब भी किसी के पास बायोमेट्रिक्स की रिक्वेस्ट आती है तो हमेशा बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट लेने में कुछ ना कुछ झोल होता ही है, मिलता ही नहीं है। और आपको ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हमसे 20,000 ले लो, हमें दे दो, हमें 50,000 दे दो, हम आपका अपॉइंटमेंट करा लेंगे, बायोमेट्रिक्स के एप्लीकेशन आपका सब कुछ कर देंगे। डू नॉट गो फॉर इट। ये स्टडी वीज़ा में भी होता है, ये चीज़ स्टडी वीज़ा में भी होती है। ओके, डू नॉट गो फॉर इट। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन। मैं बायोमेट्रिक्स कराया, मेडिकल कराया, एंड देन मेडिकल कराने के टाइम पे आई वाज 7 months प्रेग्नेंट। तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग, क्योंकि आई वाज 7 months प्रेग्नेंट तो कुछ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेडिकल कराने के लिए, जैसे कि सबसे पहले होती है एक्सरे। तो सिंस आई वाज नॉट श्योर कि मुझे कराना है एक्सरे या नहीं कराना है, तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बता दिया। मैंने मैक्स हॉस्पिटल में कराया था, उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये ले लिए थे मेडिकल कराने के। सो उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रीफ करा, उन्होंने मुझे बताया कि आप 7 months प्रेग्नेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सरे कराना है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। अगर आप कराते हो तो हम आपसे एक डिक्लेरेशन साइन कराएंगे कि अगर आपकी बेबी को कुछ भी होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारे पास एक गायनेक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्ट कर सकते हो कि आप इनसे कराना चाहते हो हमारे फॉर्म में या नहीं। तो मैं गायनेक के पास गई, ऑब्वियसली मैंने अपने गायनेक को भी कॉन्टैक्ट करा, तो उन्होंने मुझे बोला इफ़ यू आर 7 months प्रेग्नेंट इट इज़ टोटली सेफ, गो फॉर इट। But if you are 3, 4 or 5 months pregnant, do not go for it. It is not good for the mental and physical health of the baby. वो development होने में बहुत problem करता है. And you will not get this data anywhere else. Okay. It is from my experience. On to the next thing. अगला है आपका प्रूफ ऑफ मैरिज। आपकी मैरिज हुई है, ये आपको उन्हें प्रूफ करना है। और ये प्रूफ कैसे होगी? आपको सर्टेन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। हमारे केस में हमने अपने जॉइंट बैंक अकाउंट दिखाया था, हमारा एक्सिस बैंक में एक जॉइंट अकाउंट था, वो दिखाया था। बेसिकली आपको एक ऐसा एड्रेस दिखाना पड़ता है जहाँ पे स्पॉन्सर और PA दोनों साथ में रहते हैं। तो इंडिया में हमारा देहरादून में घर है, वहाँ पे हम अपने इन-लॉज के साथ रहते थे। मेरे हस्बैंड का घर है, वहाँ पे हम रहते थे। तो हमारा सेम एड्रेस था क्योंकि हमारा वहाँ जॉइंट बैंक अकाउंट था। ओके। ऑलराइट। अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली हु अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी। अब ये प्रूफ करना है कि आपकी शादी हुई है और आपकी शादी लोगों ने अटेंड करी। ओके। और अगर किसी की कोर्ट मैरिज हो गया हो और बहुत ज़्यादा लोग ना आए हो, तो वो जितने गए थे उनका चाहिए होगा। Yes, उनका चाहिए होगा। ऐसा है कि वो आपको ज़रूरी नहीं बोलेंगे कि हमें ईमेल दिखाओ, उसने आपको कंग्रेचुलेट कराओ, वो आपकी शादी में आई उसकी फोटो, वो हमें ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम दिखाएंगे तो इट इज़ गुड, इट इज़ ईजी, फटाफट हो जाएगा। यस, हमारा केस स्ट्रॉन्ग होता है उससे। नेक्स्ट है आपकी फ़ोटोज़ ऑफ मैरिज सेरेमनी, जहाँ आपकी शादी हुई थी, वहाँ की पिक्चर्स, किस ने आपकी शादी अटेंड करी थी उन्होंने। और सेम वो एक
20 फोटोज़ आपसे मांगते हैं जिस डिस्क्रिप्शंस के साथ कि आप कहाँ मिले, कैसे मिले, डेट, कौन सी जगह की है वो, और उस फोटो में कौन कौन है। सो जैसे हमारी शादी की फ़ोटोज़ हमने लगाई थी, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, जो भी थे जिन्होंने अटेंड करी थी, उन सब के साथ। और हमने डिस्क्रिप्शन दिया था दैट फादर है, मदर है, ये ओके बाकी लोग सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद फोटो। फोटो भी चाहिए एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। अराउंड 20 के आसपास, ऐसा कुछ लिमिट है? 20 फोटोज चाहिए मैक्सिमम। यस। तो मतलब उतना तो चाहिए आपको, 20 फोटो के साथ सारा कुछ प्रूफ एंड कौन कौन था वो भी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। यस। सो आई थिंक इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे जो आप लोग को चाहिए रहते हैं। सो ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा मैं दे दूंगा। एंड अगर लाइक कोई स्टडी वीज़ा पे आ रहा है यहाँ पे एंड पढ़ाई करी उसने एंड देन वो 6-8 मंथ्स यहाँ पे रहा एंड देन उसको अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना है तो वो भी कर सकता है ना? यस 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 कर सकते। उसमें भी यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह सेम? यस यही चाहिए। ओके सो जैसे आप लोगों ने देखा गाइस, ये पूरा प्रोसेस था। इस तरीके से आप लोग को सारा कुछ करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं आप लोग को। हाँ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है, टाइम भी लगेगा आपको ये सारे प्रोसेस के अंदर, बट ऑनेस्टी रखना एंड जितना हो सके उतना क्लियर आउट चीज़ें रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना टाइम भी लगेगा एंड रिजेक्शन भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग यूजुअली अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये चीज़ में स्पाउस वीज़ाज़ के अंदर, लोगों को आई सी इन कमेंट्स। सो इसलिए मेक श्योर करना कि थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करें। सो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, एंड देन शेयर कर देना कोई अगर आपका कोई स्पाउस वीज़ा पे कोई आ रहा हो या आने का सोच रहा हो तो। सो दैट्स इट, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।